साइंस ड्रीम चैनल के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। इस गहन विश्लेषण में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज की चर्चा शुरू करने से पहले क्या कभी इस बात पर गौर किया गया है कि हमारे स्मार्टफोन के उन डिफ़ॉल्ट ऐप्स में और हमारी रीढ़ की हड्डी के बिल्कुल निचले हिस्से में मतलब टेलबोन में आखिर क्या समानता है? ओहो, ये तो बहुत ही दिलचस्प तुलना है। है ना? सोचने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन दोनों ही एक तरह से पुराने वर्जन के वो हिस्से हैं जिनकी आज के हमारे सिस्टम में कोई खास ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल। फिर भी वे हमारे अंदर मौजूद हैं। तो आज के इस गहन विश्लेषण में हम जिन स्रोतों पर चर्चा करने वाले हैं वे डार्विन की ऐतिहासिक समुद्री यात्रा से लेकर हमारे डीएनए की गहराइयों तक फैले हुए हैं। हाँ, और ये कोई उबाऊ अकादमिक चर्चा नहीं होने वाली है। एकदम सही। आज का हमारा मिशन उस रहस्य को सुलझाना है कि हम और हमारे आसपास मौजूद हर एक जीव आज जिस रूप में हैं वहां तक आखिर पहुंचे कैसे। और ये समझना वाकई बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब हम इन स्रोतों का गहराई से अध्ययन करते हैं तो ये स्पष्ट होता है कि जैव विकास मतलब इवोल्यूशन ये कोई सिर्फ बीते हुए कल का इतिहास नहीं है। ये असल में एक ऐसा चश्मा है जिससे प्रकृति के काम करने के उस मैकेनिज्म को समझा जा सकता है जो आज भी सक्रिय है। मतलब आज भी चल रहा है। बिल्कुल। जीवन कोई स्थिर चीज नहीं है। ये एक लगातार बहने वाली नदी की तरह है जो अपने आसपास के दबावों और जो पर्यावरणीय चुनौतियां होती हैं उनके हिसाब से अपना रास्ता और रूप बदलती रहती है। तो स्रोतों को देखने पर जो सबसे दिलचस्प बात उभर कर आती है वो ये है कि विकास कोई रातों रात होने वाला जादू नहीं है। हाँ, बिल्कुल नहीं। मतलब हम अक्सर विज्ञान कथाओं या फिल्मों में देखते हैं कि कोई जीव म्यूटेट होकर तुरंत एक नया रूप ले लेता है, कोई सुपर हीरो बन जाता है। लेकिन असलियत में ये लाखों करोड़ों वर्षों तक चलने वाली एक बेहद धीमी और निरंतर प्रक्रिया है के विचार पर टिकी है। अच्छा, तो ये सिंगल एंसेस्टर का क्या मतलब हुआ यहाँ? अगर हम समय में अरबों साल पीछे जाएं, तो जीवन की शुरुआत एक विशाल वृक्ष की तरह हुई है। उस वृक्ष की जड़ बस एक ही है। इसे विज्ञान की भाषा में लूका LUCA कहते हैं, यानी लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर। मतलब ये एक बहुत बड़ी फैमिली ट्री की तरह है। बिल्कुल, एक बहुत ही विशाल फैमिली ट्री। और अगर इस नजरिए से देखें तो हम सब किसी न किसी तरह से एक दूसरे के दूर के रिश्तेदार ही हैं। हाँ, सही कहा। चाहे वो हमारे घर के बाहर टहलता हुआ कोई कुत्ता हो, या आसमान में उड़ने वाला पक्षी हो, या फिर समंदर की गहराई में मौजूद कोई व्हेल मछली हो। हम सभी की कहानी उसी एक कोशिका से शुरू हुई है। और यही बात तो विकास को इतना प्रासंगिक बनाती है। स्रोतों में जीवन की जिस क्रमिक यात्रा का वर्णन है वो दिखाती है कि कैसे सरल एक कोशिकीय जीवों से जटिल जलीय जीवन पनपा। पानी के अंदर। हाँ, पहले पानी के अंदर, फिर कुछ जीवों ने पानी से जमीन की ओर रुख किया और वे उभयचर बने, मतलब एम्फीबियंस, जो दोनों जगह रह सकते हैं। एकदम सही। फिर वहां से सरीसृप यानी रेप्टाइल्स आए और अंततः स्तनधारी जीव मतलब मैमल्स विकसित हुए। ओहो, क्या लंबा सफर रहा होगा। बहुत लंबा। लेकिन यहाँ सबसे अहम बात ये नहीं है कि जीवों ने रूप बदला। सबसे अहम बात ये समझना है कि ये बदलाव किन पर्यावरणीय दबावों के कारण हुआ। मतलब कोई तो वजह रही होगी ना उनके बदलने की। बिल्कुल। पानी से जमीन पर आने की प्रक्रिया कोई एक दिन का फैसला तो था नहीं। ये संसाधनों की कमी और नई जगहों पर जीवित रहने की जद्दोजहद का ही नतीजा था। और यहीं पर चलिए सब थोड़ा खोल कर समझते हैं। क्योंकि सबसे बड़ा सवाल तो यही खड़ा होता है। ये तो स्पष्ट है कि जीवन बदलता है और ये बदलाव सर्वाइवल के लिए होता है। लेकिन ये बदलाव असल में होता कैसे है? इसका मैकेनिज्म क्या है? मतलब अगर किसी जीव को पानी से बाहर आना है तो उसके पास अचानक से फेफड़े कहां से आ गए? ये बहुत ही लाजमी सवाल है और विकास के इस मैकेनिज्म को समझने की जो पहली बड़ी और व्यवस्थित कोशिश थी वो 19वीं सदी की शुरुआत में जीन बैप्टिस्ट लेमार्क ने की थी। अच्छा, लेमार्क ने? हाँ, स्रोतों के अनुसार लेमार्क का सिद्धांत को उपयोग और अनुपयोग यानी यूज एंड डिसयूज का सिद्धांत कहा जाता है। यूज एंड डिसयूज मतलब जिसका इस्तेमाल किया वो बचा रहा। कुछ वैसा ही। उन्होंने उपार्जित लक्षणों या अक्वायर्ड ट्रेट्स की अवधारणा दी। उनका तर्क था कि पर्यावरणीय बदलाव जीवों में एक नई आवश्यकता पैदा करते हैं। इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए जीव किसी खास अंग का बहुत ज्यादा उपयोग करता है और उस ज्यादा उपयोग से वो अंग ज्यादा विकसित हो जाता है। स्रोतों में इसके लिए एक बहुत ही मशहूर उदाहरण दिया गया है जिराफ का। बिल्कुल। मतलब लेमार्क का मानना था कि शुरुआत में जिराफ की गर्दन छोटी हुआ करती थी, एकदम घोड़ों जैसी। हाँ, बिल्कुल घोड़ों जैसी छोटी गर्दन। लेकिन जब नीचे जमीन की घास खत्म होने लगी तो ऊंचे पेड़ों की पत्तियां खाने के लिए उन्होंने अपनी गर्दन को ऊपर की ओर खींचने का निरंतर प्रयास शुरू किया।
लगातार कोशिश करते रहे। और पीढ़ियों तक लगातार गर्दन खींचने के इस प्रयास की वजह से जिराफ की गर्दन लंबी हो गई। एकदम सही। और लैमार्क का सबसे महत्वपूर्ण दावा इसमें यह था कि जीवन काल में हासिल की गई ये खूबी, जो लंबी गर्दन थी, हाँ, यानी ये उपार्जित लक्षण उनकी संतानों में भी ट्रांसफर हो गया। उनके अनुसार अगर एक जिराफ अपनी गर्दन लंबी कर लेता है तो उसका बच्चा जन्म से ही लंबी गर्दन के साथ पैदा होगा। रुकिए, यहाँ मुझे एक बहुत बड़ा तार्किक सवाल उठाना है। जी बताइए। लैमार्क का ये विचार सुनने में भले ही सीधा और सरल लगे, लेकिन ये तो बहुत अजीब लग रहा है। वो कैसे? मान लिया जाए कि कोई इंसान आज से जिम जाना शुरू कर दे, खूब पसीना बहाए, भारी वजन उठाए और कई सालों की मेहनत के बाद एक बहुत ही शानदार मस्कुलर बॉडी बना ले। सिक्स पैक एब्स बना ले। बिल्कुल। तो क्या लैमार्क के हिसाब से उसका बच्चा जन्म से ही सिक्स पैक एब्स के साथ पैदा होगा? हाँ। मतलब अगर ऐसा है तो हमें पीढ़ियों तक जिम जाने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए थी। मेरे परदादा ने बॉडी बना ली होती तो मैं आज जन्म से ही बॉडी बिल्डर होता। लेकिन असल जिंदगी में तो ऐसा नहीं होता है। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये एक बहुत ही सटीक आपत्ति है। और सच कहूं तो यही वो बिंदु था जहां लैमार्क का सिद्धांत वैज्ञानिक कसौटी पर विफल हो गया। अच्छा, तो विज्ञान ने इसे नकार दिया? हाँ, क्योंकि अगर हम इसे जेनेटिक्स यानी आनुवांशिकी के परिप्रेक्ष्य में देखें तो लैमार्क ये नहीं समझ पाए कि हमारे शरीर में दो तरह की कोशिकाएं होती हैं। दो तरह की कोशिकाएं? जी, एक होती है सोमैटिक सेल्स यानी हमारे शरीर की सामान्य कोशिकाएं जिनसे हमारी त्वचा, मांसपेशियां वगैरह बनती हैं। और दूसरी होती है जर्म सेल्स यानी प्रजनन कोशिकाएं जैसे कि स्पर्म या एग। अच्छा, तो जिम में जो बदलाव होता है या जो मांसपेशियां बनती हैं, हाँ, वो सिर्फ सोमैटिक सेल्स में होता है? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। जो हम अपने जीवन काल में हासिल करते हैं वो हमारी मांसपेशियों या त्वचा तक ही सीमित रहता है। वो हमारे डीएनए के उस हिस्से में नहीं जाता जो अगली पीढ़ी का निर्माण करता है। मतलब जर्म सेल्स में कोई बदलाव नहीं होता? एकदम। और इसी बात को साबित करने के लिए अगस्त वीजमैन नाम के एक वैज्ञानिक ने बहुत ही कड़ा प्रयोग किया था। वीजमैन ने क्या किया? स्रोतों में बताया गया है कि उन्होंने चूहों की पूंछ काट दी। अरे बाप रे! हाँ, और एक या दो पीढ़ी तक नहीं बल्कि पूरे 21 पीढ़ियों तक हर बार जब नए चूहे पैदा होते वो उनकी पूंछ काट देते। ओहो, मतलब पीढ़ियों तक पूंछ का अनुपयोग हो रहा था। बिल्कुल। तो लैमार्क के सिद्धांत के अनुसार चूंकि पूंछ कट चुकी थी और उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा था तो अगली पीढ़ियों में बिना पूंछ वाले चूहे पैदा होने चाहिए थे। लेकिन जाहिर ऐसा नहीं हुआ होगा। बिल्कुल नहीं। 22वीं पीढ़ी में भी जो चूहे पैदा हुए ना, उनकी पूंछ बिल्कुल सामान्य और पूरी लंबाई की थी। क्या बात है! तो वीजमैन ने स्पष्ट कर दिया कि जीवन काल में कटे हुए अंग या उपार्जित लक्षण अगली पीढ़ी में कभी पास ऑन नहीं होते। तो चूंकि लैमार्क का वो प्रयास और उपयोग वाला सिद्धांत पूरी तरह सही नहीं था, इसलिए विज्ञान को एक ऐसे स्पष्टीकरण की जरूरत थी जो असल में काम करता हो। एक बेहतर सिद्धांत की जरूरत थी। और यहीं से विकास की कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। 1835 में HMS बीगल नाम के जहाज पर एक युवा प्रकृतिवादी सफर पर निकला था, चार्ल्स डार्विन। डार्विन का नाम तो सभी ने सुना ही होगा। हाँ, स्रोतों को पढ़ते हुए ये साफ महसूस होता है कि डार्विन की किताब द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज विज्ञान की दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा गेम चेंजर थी। बिल्कुल गेम चेंजर थी, क्योंकि डार्विन ने जिस सिद्धांत को दुनिया के सामने रखा वो था प्राकृतिक वर्ण यानी नेचुरल सिलेक्शन। क्योंकि उन्होंने किसी जादुई बदलाव या इच्छा शक्ति की बात नहीं की। मतलब कोई जीव सोचकर नहीं बदलता। नहीं, उन्होंने गणित और प्रकृति के क्रूर नियमों का सहारा लिया। इस सिद्धांत के 4 मुख्य चरण हैं। चलिए इन चारों को एक एक करके समझते हैं। पहला क्या है? सबसे पहले आता है अति उत्पादन यानी ओवर पॉपुलेशन। डार्विन ने देखा कि हर जीव अपनी क्षमता से कहीं ज्यादा संतानें पैदा करता है। जैसे मछलियां? हाँ, एक मछली लाखों अंडे देती है, लेकिन धरती पर रहने की जगह और खाना तो सीमित है ना। इसका मतलब है कि पैदा होते ही जीवों के बीच अस्तित्व के लिए, मतलब सर्वाइवल के लिए एक भयंकर संघर्ष या एक रेस शुरू हो जाती है। ठीक कहा। अब यहाँ दूसरा चरण आता है, विविधता यानी वेरिएशन। डार्विन ने गौर किया कि किसी भी आबादी में सारे जीव बिल्कुल एक जैसे नहीं होते। अच्छा, जैसे इंसानों में
कोई लंबा होता है, कोई छोटा। बिल्कुल। जिस तरह इंसानों में अलग अलग लंबाई या रंग रूप होता है, वैसे ही हर जीव में जन्म से ही कुछ प्राकृतिक भिन्नताएं होती हैं। और यहीं से तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण चरण शुरू होता है, जो कि है प्राकृतिक चयन। हाँ, प्रकृति उन जीवों को चुनती है जिनके लक्षण उस मौजूदा वातावरण के लिए सबसे ज्यादा अनुकूल होते हैं। और अंत में चौथा चरण आता है योग्यतम की उत्तरजीविता, यानी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। एकदम सही। जो जीव खुद को ढाल लेते हैं वे बच जाते हैं, और जो फिट नहीं होते वे विलुप्त हो जाते हैं। तो अगर हम उसी जिराफ वाले उदाहरण को डार्विन के नजरिए से देखें, तो कहानी बिल्कुल बदल जाती है। पूरी तरह से। मतलब डार्विन ने ये नहीं कहा कि जिराफ ने कोशिश करके अपनी गर्दन लंबी कर ली। जी हाँ, डार्विन के अनुसार प्राचीन काल में जिराफ की आबादी में स्वाभाविक रूप से विविधताएं मौजूद थीं। मतलब लंबी गर्दन वाले और छोटी गर्दन वाले दोनों तरह के जिराफ पहले से ही वहां मौजूद थे। बिल्कुल मौजूद थे। फिर जब नीचे की घास खत्म हो गई और अपर्यावरणीय दबाव बढ़ा, तो जो लंबी गर्दन वाले जिराफ थे वो ऊंचे पेड़ों की पत्तियों तक पहुंच सके। मतलब उन्हें बेहतर भोजन मिला, वे भूखे नहीं मरे, और उन्होंने सरवाइव किया। हाँ, और जब उन्होंने सरवाइव किया तो उन्होंने अपनी लंबी गर्दन वाले लक्षण अपनी संतानों में पहुंचाए। दूसरी तरफ बेचारी छोटी गर्दन वाले जिराफ भूख का शिकार हो गए होंगे और धीरे धीरे नष्ट हो गए। प्रकृति ने लंबी गर्दन वाले लक्षण को सिलेक्ट कर लिया। यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वह इसे ऐसे देखा जा सकता है कि प्रकृति कोई डिजाइनर नहीं है जो नए नए टूल्स बैठकर बनाती है, बल्कि प्रकृति एक बहुत ही सख्त एडिटर की तरह है। किसी आबादी में बहुत सारे अलग अलग ड्राफ्ट्स यानी जीव मौजूद होते हैं। बहुत खूब। और जब माहौल बदलता है तो प्रकृति सिर्फ उसी बेस्ट वर्जन को पब्लिश करती है जो उस माहौल में सर्वाइव कर सके। बाकी सब रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। प्राकृतिक चयन को समझने के लिए ये एक बहुत ही सटीक तुलना है। लेकिन रुकिए, डार्विन के सिद्धांत में एक बहुत बड़ी पहेली अनसुलझी रह गई थी। कौन सी पहेली? डार्विन ने ये तो बहुत अच्छे से समझा दिया कि प्रकृति उस सख्त एडिटर की तरह काम करती है जो बेहतरीन जीवों को चुनती है। लेकिन स्रोतों का गहराई से अध्ययन करने पर यह सवाल उठता है कि डार्विन ये नहीं बता पाए कि जीवों में ये नई विविधताएं या अलग अलग लक्षण अचानक आते कहां से हैं? हाँ, ये बहुत बड़ा सवाल था उस वक्त। मतलब अगर कुछ जिराफ लंबी गर्दन के साथ पैदा हुए थे तो वो लंबी गर्दन का नया फीचर उनके अंदर आया कहां से? उस एडिटर के पास वो नए और अलग ड्राफ्ट्स आ कहां से रहे थे? ये एक बहुत ही शानदार सवाल है और असल में डार्विन के समय के विज्ञान की सबसे बड़ी सीमा भी यही थी। अच्छा। 19th सेंचुरी के मध्य में जब डार्विन अपना शोध कर रहे थे ना, तब दुनिया को आनुवांशिकी और डीएनए के बारे में कुछ भी नहीं पता था। बिल्कुल, उस समय डीएनए की खोज तो हुई नहीं थी। बच्चों में लक्षण जाते हैं, लेकिन इसका मैकेनिज्म क्या है ये उन्हें नहीं मालूम था। इस रहस्य को सुलझाने और कहानी के गायब हिस्से को पूरा करने के लिए हमें वैज्ञानिक ह्यूगो डी ब्रीज के काम को देखना होगा। तो ह्यूगो डी ब्रीज ने इस विविधता के स्रोत की खोज की। जी हाँ, ह्यूगो डी ब्रीज ने उत्परिवर्तन सिद्धांत यानी म्यूटेशन थ्योरी को पेश किया। म्यूटेशन थ्योरी। उन्होंने समझाया कि जो नई विविधताएं डार्विन के सिद्धांत के लिए कच्चे माल का काम करती हैं, वे असल में म्यूटेशन का नतीजा होती हैं। म्यूटेशन, इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाएं तो? म्यूटेशन जीवों के आनुवंशिक पदार्थ यानी उनके डीएनए में अचानक होने वाले बड़े और वंशानुगत परिवर्तन है। अच्छा, मतलब जब हमारी कोशिकाएं बढ़ती हैं और डीएनए अपनी एक नई कॉपी बनाता है, तो वो प्रक्रिया हमेशा एकदम 100% परफेक्ट नहीं होती है ना? बिल्कुल नहीं होती। इसे ऐसे सोचिए कि डीएनए एक बहुत ही लंबी और जटिल रासायनिक किताब की तरह है। करोड़ों करोड़ों की किताब। बिल्कुल। जब कोशिका इस किताब की कॉपी बनाती है तो कभी-कभी उसमें कुछ गलतियां हो जाती हैं। विज्ञान में इन्हें कॉपीइंग एरर्स कहा जाता है। अरे वाह। डीएनए के क्रम में हुआ एक छोटा सा बदलाव भी उस प्रोटीन को बदल सकता है जो वो जीन बनाता है। और प्रोटीन बदलने का मतलब है शरीर का कोई ना कोई लक्षण बदल जाना। एकदम सही। डी ब्रीज ने यही समझाया कि ये कॉपीइंग एरर्स या म्यूटेशंस ही विकास का मुख्य ईंधन है। इसका मतलब अगर हम अपने उसी एडिटर वाले एनोलॉजी पर वापस लौटें तो डार्विन का प्राकृतिक चयन एक एडिटर का काम कर रहा था। लेकिन डी ब्रीज बता रहे हैं कि उस ड्राफ्ट को लिखते समय बीच-बीच में कुछ रैंडम टाइपिंग मिस्टेक्स हो जाती हैं। हाँ, बिल्कुल सही। और कभी-कभी एक टाइपिंग मिस्टेक किसी साधारण सी लाइन का अर्थ इतना बदल देती है कि वो पूरी कहानी को ही बेहतर बना देती है। ये बहुत ही बेहतरीन तरीका है इसे समझने का।
ज्यादातर म्यूटेशन वैसे नुकसानदेह होते हैं। ठीक वैसे ही जैसे ज्यादातर टाइपिंग मिस्टेक्स वाक्य को खराब कर देती है। हाँ, स्पेलिंग मिस्टेक होगी तो वाक्य का अर्थ ही बिगड़ जाता है। लेकिन कभी कभार कोई म्यूटेशन जीव को एक ऐसा नया लक्षण दे देता है जो उसे अपने पर्यावरण में दूसरों से बेहतर बना देता है। और यहाँ एक और चौंकाने वाली बात सामने आती है। डार्विन का मानना था कि विकास हमेशा बहुत ही धीमी और क्रमिक प्रक्रिया है। लेकिन म्यूटेशन थ्योरी से ये समझ में आता है कि कभी-कभी ये अचानक हुए बदलाव इतने बड़े हो सकते हैं कि वे नई प्रजातियों के निर्माण के लिए एक बहुत बड़ा झटका दे सकते हैं। जी हाँ, एक जर्क आ सकता है। मतलब विकास हमेशा एक ही सुस्त रफ्तार से नहीं चलता। बिल्कुल, म्यूटेशन वो नया कच्चा माल तैयार करता है और फिर प्राकृतिक चयन उस कच्चे माल पर काम करके ये तय करता है कि वो म्यूटेशन अगली पीढ़ियों तक जाएगा या नहीं। दोनों सिद्धांत एक दूसरे के पूरक हैं। खैर, अब तक की चर्चा में ये तो स्पष्ट हो गया है कि विकास के सिद्धांत कैसे काम करते हैं। लेमार्क का शुरुआती प्रयास, डार्विन का चयन और डी ब्रीज का म्यूटेशन। लेकिन ये सब सुनकर किसी के भी मन में ये सवाल उठना लाजमी है कि क्या ये सब सिर्फ एक तार्किक कहानी है या इसके पीछे कोई ठोस भौतिक सबूत भी मौजूद है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण से साक्ष्य सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। बिल्कुल, और स्रोतों का दावा है कि इसका सबसे बड़ा सबूत खुद हमारा अपना शरीर है। हमारी शारीरिक रचना इस बात की चीख के गवाही देती है कि हम कहाँ से आए हैं। हाँ, और जब हम शारीरिक रचना का अध्ययन करते हैं तो विकास के साक्ष्यों को मुख्य रूप से 3 बहुत ही स्पष्ट श्रेणियों में देखा जा सकता है। 3 श्रेणियां। पहली कौन सी है? सबसे पहला और शायद सबसे मजबूत साक्ष्य है समजातीय अंग यानी होमोलोगस ऑर्गन्स। हाँ, होमोलोगस ऑर्गन्स। स्रोतों में समजातीय अंगों का जो उदाहरण दिया गया है वो सच में दिमाग को चकरा देने वाला है। वो कैसे? मतलब अगर हम बाहर से देखें तो एक इंसान का हाथ जो चीजें पकड़ने के लिए है, एक पक्षी के पंख जो हवा में उड़ने के लिए हैं, एक व्हेल मछली का फ्लिपर जो समंदर में तैरने के लिए है और एक कुत्ते के आगे के पैर जो दौड़ने के लिए हैं। इन सब के काम तो एक दूसरे से पूरी तरह अलग हैं। बाहर से देखने पर तो इनके काम और आकार एकदम अलग लगते हैं, लेकिन जब आप इनकी हड्डियों के ढांचे का एक्सरे का विश्लेषण करते हैं तो एक बहुत ही गहरा रहस्य खुलता है। हड्डियों के अंदर? जी, इन सभी जीवों के अंगों की अंदरूनी बनावट, हड्डियों की संख्या और उनका जुड़ने का क्रम लगभग एक जैसा है। अच्छा। यहाँ तक कि व्हेल के फ्लिपर के अंदर भी ठीक वैसी ही 5 उंगलियों वाली हड्डियों की संरचना होती है जैसी एक इंसान के हाथ में होती है। इसे पेंटाडैक्टिल लिम्ब कहते हैं। अरे, तो पानी में तैरने के लिए 5 उंगलियों वाले ढांचे की क्या जरूरत है? यही तो सबसे बड़ा सबूत है। व्हेल के पास वो हड्डियों का ढांचा इसलिए नहीं है कि पानी में तैरने के लिए वो सबसे बेहतरीन डिजाइन है। तो फिर क्यों है? बल्कि इसलिए है क्योंकि व्हेल के पूर्वज कभी जमीन पर चला करते थे। ये समानता प्रमाणित करती है कि इन सभी जीवों का अतीत में कोई एक साझा पूर्वज रहा होगा। मतलब कॉमन एंसेस्टर। हाँ, समय के साथ पर्यावरणीय दबावों के कारण ये जीव अलग अलग दिशाओं में गए और जीवित रहने के लिए इनके अंगों ने अलग अलग काम करना शुरू कर दिया। और विज्ञान में इसे क्या कहते हैं? इसे अपसारी विकास या डाइवर्जेंट इवोल्यूशन कहा जाता है। ये तो ऐसा है जैसे किसी एक कंपनी ने एक ही बेसिक कार की चेसी बनाई हो। बहुत बढ़िया उदाहरण है। और फिर बाद में उसी चेसी पर किसी ने स्पोर्ट्स कार बना दी, किसी ने भारी ट्रैक्टर बना दिया और किसी ने नाव बना दी। हाँ, मूल ढांचा वही है, बस ऊपर का रूप काम के हिसाब से बदल गया है। एकदम सही। और इसका ठीक उल्टा होता है समरूप अंग यानी एनालॉगस ऑर्गन्स। एनालॉगस ऑर्गन्स जो विकास का एक अलग पहलू दिखाते हैं। इनमें क्या होता है? इन अंगों की मूल संरचना और उत्पत्ति एकदम अलग अलग होती है, लेकिन इनका काम एक समान होता है। इसका सबसे क्लासिक उदाहरण है एक पक्षी के पंख और एक तितली के पंख। हाँ, दोनों का काम हवा में उड़ना है, लेकिन इनकी बनावट में तो कोई समानता नहीं है। बिल्कुल नहीं। पक्षी के पंख हड्डियों, मांसपेशियों और परों से बने हैं, जबकि तितली के पंख कांटों जैसी नसों और हल्की झिल्लियों से बने हैं। ये अभिसारी विकास यानी कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को दर्शाता है। अच्छा। ये साबित करता है कि जब अलग अलग इतिहास वाले जीव एक ही तरह के पर्यावरण जैसे हवा में सरवाइव करने की कोशिश करते हैं तो प्राकृतिक चयन उन पर एक जैसा दबाव डालता है। मतलब हवा में उड़ना है तो एरोडायनामिक्स के नियम तो सबके लिए समान ही रहेंगे ना? बिल्कुल। इसलिए भले ही उनकी बनावट अंदर से कैसी भी हो, प्रकृति उन्हें काम करने के लिए एक जैसा टूल विकसित करने पर मजबूर कर देती है।
मतलब अगर समस्या एक है तो समाधान भी लगभग एक जैसा ही उभर कर आएगा, चाहे शुरुआत कहीं से भी हुई हो। सही कहा। अब आते हैं स्रोतों में दिए गए तीसरे और शायद सबसे दिलचस्प साक्ष्य पर, अवशेषी अंग यानी वेस्टिजियल ऑर्गन्स। ये बहुत मजेदार विषय है। जैसा कि हमने बिल्कुल शुरुआत में स्मार्टफोन्स के डिफ़ॉल्ट ऐप्स का जिक्र किया था, ये हमारे शरीर में मौजूद अतीत के वो निशान हैं जो हमारे पूर्वजों के शरीर में तो पूरी तरह से विकसित और उपयोगी थे, लेकिन अब उनका कोई काम नहीं रह गया है। अवशेषी अंग विकास के सबसे मजबूत सबूतों में से एक है। ये दिखाते हैं कि प्रकृति रातों रात पुरानी चीजों को मिटाती नहीं है। मतलब उन्हें हटाना जरूरी नहीं समझती। जब तक कोई बेकार अंग जीव के सर्वाइवल के लिए सीधा खतरा नहीं बन जाता, प्राकृतिक चयन उसे पूरी तरह से खत्म करने में बहुत ऊर्जा खर्च नहीं करता। इसकी कुछ उदाहरण बताइए ना। इसका सबसे आम उदाहरण है अकल दाढ़ यानी विजडम टीथ। ओहो, जो आज के समय में डेंटिस्ट के पास जाने का सबसे बड़ा कारण है। बहुत दर्द देती है ये। हाँ, बिल्कुल। प्राचीन मानवों को कच्चा, कठोर और बिना पका हुआ मांस या जड़ें चबानी पड़ती थीं, जिसके लिए इन मजबूत दाढ़ों और बड़े जबड़े की जरूरत थी। लेकिन आज हम पका हुआ और नरम खाना खाते हैं, इसलिए विकास के क्रम में हमारे जबड़े छोटे हो गए हैं। लेकिन दाढ़ अभी भी आ रही हैं। हाँ, क्योंकि डीएनए में अभी भी अकल दाढ़ बनाने का कोड मौजूद है, इसलिए वे निकलती हैं और जगह ना होने के कारण दर्द देती हैं। और इसी तरह अपेंडिक्स का जिक्र भी आता है स्रोतों में। जी, हमारे शाकाहारी पूर्वजों में यह अंग घास फूस और सेल्यूलोज को पचाने के काम आता था, लेकिन आज के मानव शरीर में ये लगभग निष्क्रिय पड़ा है। और सबसे बड़ा सबूत तो हमारी टेलबोन है ना। एकदम, ये रीढ़ की हड्डी के बिल्कुल अंत में मौजूद वो छोटी सी हड्डी है जो हमारे उन पूर्वजों का सीधा अवशेष है जिनकी बाकायदा एक पूंछ हुआ करती थी। क्या बात है। ये सभी अंग हमारे विकासवादी अतीत का वो सॉफ्टवेयर कोड हैं जो अब सिस्टम में रन नहीं होता, लेकिन हमारी आनुवंशिक मेमोरी में आज भी सेव है। बहुत ही सटीक तरह से आपने इसे समेटा है। तो इन सभी अलग अलग विचारों, म्यूटेशन के सिद्धांतों और समझाती है वह अवशेषी अंगों के सबूतों को एक साथ देखने के बाद ये साफ हो जाता है कि आधुनिक विज्ञान किसी एक सिद्धांत पर निर्भर नहीं है। जी हाँ, आज का विज्ञान जिस नतीजे पर पहुंचा है उसे आधुनिक विकासवादी संश्लेषण यानी द मॉडर्न सिंथेसिस या नव डार्विनवाद कहा जाता है। नव डार्विनवाद। हाँ, इसमें लेमार्क की ये मूल बात कि जीव समय के साथ बदलते हैं, डार्विन का प्राकृतिक चयन का तंत्र और डी ब्रीज व मेंडल का आनुवंशिकी और म्यूटेशन का ज्ञान, इन सबको एक साथ मिला दिया गया है। मतलब ये एक तरह का हाइब्रिड मॉडल बन गया है। बिल्कुल। आनुवंशिकी हमें बताती है कि विविधता क्यों और कैसे आती है, और प्राकृतिक चयन हमें बताता है कि प्रकृति कैसे उस विविधता को दिशा देती है। तो स्रोतों के इस गहन विश्लेषण से एक बात बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाती है। विकास कोई ऐसी घटना नहीं है जो अतीत में होकर खत्म हो गए। ये अभी भी जारी है। आज जो हम इंसान हैं, अपनी इस जटिल शक्लो सूरत, सीधे खड़े होकर चलने की क्षमता और इस विकसित दिमाग के साथ, वो सब अरबों वर्षों के म्यूटेशन, पर्यावरण के साथ संघर्ष और प्रकृति की उस सख्त एडिटिंग का ही एक शानदार परिणाम है। विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ये कल भी हो रही थी, आज भी हो रही है और आने वाले कल में भी होती रहेगी। बस इसकी गति इतनी धीमी होती है कि हम अपने एक छोटी सी जिंदगी में उस बदलाव को सीधे तौर पर महसूस नहीं कर पाते। बिल्कुल, एक जीवन काल बहुत छोटा होता है इसे देखने के लिए। और यही बात इस पूरे विषय को इतना रोमांचक बना देती है। अब जब हम इस चर्चा के अंत में आ गए हैं, तो स्रोतों के आधार पर एक बहुत ही गहरा विचार सामने आता है जिस पर गौर किया जाना चाहिए। कौन सा विचार? चूंकि विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और ये कभी रुकती नहीं है, तो जरा आज के हमारे इस आधुनिक पर्यावरण को देखा जाए। हाँ, जो बहुत बदल चुका है। हम अपना ज्यादातर समय स्क्रीन्स के सामने बिताते हैं। हमारी जीवन शैली पूरी तरह से बदल चुकी है और तकनीक हमारे अस्तित्व का एक अहम हिस्सा बन गई है। बिल्कुल। तो ये सोचना कितना दिलचस्प होगा कि आने वाले लाखों सालों में हमारे इस नए तकनीकी और डिजिटल माहौल को देखते हुए मानव शरीर में और कौन से मौजूदा अंग अवशेषी बन जाएंगे। ओहो, ये तो बहुत ही गहरा सवाल है। या फिर इस नए पर्यावरण में अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए मानव शरीर कौन से बिल्कुल ही नए लक्षण विकसित करेगा।
क्या हमारी उंगलियां स्क्रीन्स के लिए बदल जाएंगी या हमारी आंखें अलग तरह की रोशनी के लिए खुद को ढाल लेंगी? ये एक ऐसा सवाल है जो विज्ञान और भविष्य की असीम संभावनाओं के दरवाजे खोल देता है। प्रकृति आगे क्या सिलेक्ट करेगी, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। इस गहरी और ज्ञानवर्धक चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि अगली बार जब भी हम किसी पक्षी को उड़ते हुए देखेंगे या अपने ही हाथों की बनावट पे गौर करेंगे तो लाखों करोड़ों सालों का वो सफ़र याद आएगा जिसने इस जीवन को आकार दिया है। ऐसे ही नए सवालों पर विचार करते रहिए और